देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने भर में दूसरी बार ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। इस बार पीएम ग्वालियर के ऐतिहासिक किला स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 अक्टूबर को इस कार्यक्रम के उपरांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वो करीब 1.5 घंटे तक यहाँ रहेंगे। वहीं उनके दौरे को लेकर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। समारोह ठीक शाम 5 बजे से शुरू होगा और उसी समय पीएम मोदी सिंधिया स्कूल पहुंचेंगे। बता दें कि पीएम को खास तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को ग्वालियर के ऐतिहासिक किला स्थित सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस पर शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन की ओर से शामिल होने वालों की खबर की संख्या को सीमित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर यह बदलाव किया गया है। अभिभावकों और अन्य लोगों को दोपहर 3 से 4 बजे तक एंट्री की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस ने पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे सिंधिया स्कूल पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे एयरफोर्स स्टेशन पहुंचकर पीएम शाम 4:55 बजे हेलीकॉप्टर से सिंधिया स्कूल आएंगे। उनके यहां पहुंचते ही किले को अभेद्य सुरक्षा में बदल दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पीएम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। यहां वो शाम 5 से 6:30 बजे तक स्थापना दिवस समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने भर में दूसरी बार ग्वालियर के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार पीएम ग्वालियर के ऐतिहासिक किला स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 अक्टूबर को कार्यक्रम के उपरांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वो करीब 1.5 घंटे तक यहाँ रहेंगे। वहीं उनके दौरे को लेकर पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस नेता जयकरण वर्मा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका वर्मा साहब एएनबी न्यूज पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने भर में दूसरी बार ग्वालियर के दौरे पर आ रहे हैं और उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पहले भी प्रधानमंत्री आ चुके हैं। इससे यह साफ नजर आ रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री यहाँ आते भी हैं तो बीजेपी सरकार की तारीफ करके जाते हैं, ना कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की। ऐसे में क्या ये समझा जाए कि बीजेपी, अगर ये समझ भी लिया जाए कि बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया? हेलो जी जयकरण जी। जयकरण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की करेंगे। तब तक हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स जी मौजूद हैं। आलोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जिस तरीके से धन्यवाद। प्रधानमंत्री महीने भर में दूसरी बार ग्वालियर आ रहे हैं और जब भी ग्वालियर आते हैं तो शिवराज सरकार की तारीफ के अलावा वो बीजेपी सरकार की तारीफ जरूर करके जाते हैं। किस तरीके से उनका आज का ये दौरा आप देख रहे हैं और साथ ही साथ चुनावी तैयारियां किस प्रकार की? मुस्कान जी, जी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होते हुए भी एक पार्टी के वर्कर के रूप में चुनाव के वक्त अपने को पेश करते हैं,
ये अपने आप में एक अभूतपूर्व मिसाल है। और जिस निरंतर गति से वो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को और उनके द्वारा किए गए सफलपूर्व कार्यों का जनता के बीच में लगातार रखने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल है। हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। चुनाव हमारे लिए एक पर्व की तरह है जिसको हम पूरी तन्मयता से मनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने काम किया है, हमने देश को आगे ले जाने का काम किया है, हमने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया है, हम विश्व गुरु बनने की कवायद की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता और उनके कर्मठता को हम सभी सिरोधार करते हैं। पूरा देश इस बात की प्रशंसा करता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश के लिए 18 घंटे प्रतिदिन निर्बाध काम करते आ रहे हैं पिछले 9 वर्ष से। हमारे लिए गर्व की अनुभूति है। और जब प्रधानमंत्री किसी क्षेत्र में जाकर इस तरीके का हुंकार भरते हैं तो वहां के वर्करों में भी जोश आता है कि हम भी द्रुत गति से इस काम को आगे बढ़ाने की कवायद करें। हमारे लिए अनुकरणीय है प्रधानमंत्री का ये सारा कार्यक्रम। ठीक है, कांग्रेस नेता जयकरण वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयकरण जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी मुस्कान, जिस तरीके से एक बार फिर से प्रधानमंत्री दौरे पर आ रहे हैं, सवाल मेरा एक बार फिर से यही कि जब भी आते हैं तो शिवराज सरकार की तारीफ के अलावा वो बीजेपी की तारीफ करके जाते हैं। ऐसे में बीजेपी क्या मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? कई सवाल हैं इस पर, लेकिन आलोक वसजे साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री होने से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मुस्कान जी, देखिए, माननीय मोदी जी की तड़पड़ाहट छटपटाहट ये सोची समझी जानी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति की सत्ता जाने की बारी आती है और ताज सर से उतरने की बारी आती है तो हर कोई छटपटाता है, तड़फड़ाता है। और माननीय मोदी जी क्योंकि सत्ता के लिए ही बने हैं, उनको प्रधानमंत्री कहना गलत होगा। वो प्रचार मंत्री के रूप में इस देश में अपनी पहचान बनाने के लिए तड़पड़ा रहे हैं। अभी वह साहब कह रहे थे 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम करके माननीय मोदी जी ने इस देश को बेच करके अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और देश भरे उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने का काम किया। उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया जो जनता के लिए करने का काम किया? मुस्कान जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। मुस्कान जी, मैं आपके माध्यम से बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। क्या मोदी जी ने किसी भाषण में कहा कि मैंने कहा था कि किसानों की आय दुगना करूंगा और किया? क्या उन्होंने इस पर बात की? नोटबंदी पर बात की? 2 करोड़ नौकरियों पर बात की? क्योटो शहर बनाने की बात की? नहीं की, क्योंकि माननीय मोदी जी देश की संस्थाओं को बेच करके हम हमारे करने का काम किया, कार्यालय बनाने का काम किया, ऊंच नीच की खाई पैदा करने का काम किया, इस देश में दलितों पिछड़ों आदिवासियों को पीटने और मारने का काम किया। आज उसकी सजा अब इस चुनाव में माननीय मोदी जी को देने जा रही देश की जनता, इसलिए उनको तड़पड़ाहट है, छटपटाहट है, क्योंकि अब उनके सर से ताज उतरने जा रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है कि वो अब इनका वोट ले सके, क्योंकि इनके विरोध में अब एक लहर चल गई है। माननीय राहुल गांधी हो या एनडीए के नेता हो, ये सारे लोगों ने माननीय मोदी जी के झूठ के घड़े का भंडाफोड़ कर दिया है। ठीक है, आलोक वसजे जी, कई वायदे किए हैं लेकिन प्रधानमंत्री उनका जिक्र भी नहीं करते हैं, पूरे तो क्या ही करने, ऐसा कह रहे हैं जयकरण वर्मा जी। देखिए, जयकरण जी ही नहीं, सारे विपक्षी ये जो एलपी है ना, नोटबंदी, बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरियां, इस सबका ये लोग एलपी राग बहुत दिनों से बजा रहे हैं, लेकिन देश की प्रबुद्ध जनता इनकी बातों पर कोई तजब्बो नहीं देती है। हम दोबारा रिपीट हो रहे हैं। देश की जनता को हमारे कार्यों पर भरोसा है। इन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया है। अगर 12 करोड़ शौचालय का निर्माण इन्होंने करवाया, 9 करोड़ घर का निर्माण इन्होंने करवाया, 40 करोड़ जनता को मेडिकल फैसिलिटी फ्री देने का काम इन्होंने करवाया,
28 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से पूरे हिंदुस्तान के दूर सुदूर इलाकों में ये रोड का जाल बिछाने का काम इन्होंने किया। 18-21 AIMS की नई शुरुआत करने का काम इन्होंने किया। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का काम इन्होंने किया। क्या किया इन्होंने? इन्होंने 3 करोड़ 82 अरब डॉलर का अपने 60 वर्ष के रेजिम में गबन करने का काम किया। आज इनके सारे बड़े नेता किसी न किसी केस में बेल पे घूम रहे हैं और ये बात कर रहे हैं 56 इंच के कद्दावर मोदी से, जिसके ऊपर कोई आंच नहीं है। और सफेद हाथी खड़े खड़े करके इन्होंने एयर इंडिया, सफेद हाथी, इस तरीके की जो संस्थाएं थी उसको हमने बेचकर उसकी गति बढ़ाने का काम किया है। और बात कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। किसानों को दो प्रतिवर्ष 6,000 रुपया उनके खाते में जमा ये करवा रहे हैं। तो कसनी और करनी में अंतर है। आप पहले मुझे बोले लीजिए जयकरण जी, आज तक 3 मीटिंग, पिछले मीटिंग में तय हुआ था कि 4 कमेटियों में सारे दल के लोगों के भर दिए जाएंगे। अभी तक वो भरा नहीं है कमेटी सारे दलों के रिप्रेजेंटेशन से, और अभी तक इनका संयोजक तय नहीं हुआ। इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं प्रेजेंट किया। देश की जनता जानना चाहती कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा अगर विपक्ष का चेहरा होगा तो। ये राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, कोई नीतीश चिल्ला रहा है, कोई ममता चिल्ला रहा है, कोई केजरीवाल चिल्ला रहा है। आपसी पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सिरफुटौल हो रहा है। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में सिरफुटौल हो रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है और बसपा मध्य प्रदेश में, उनको भी सीटें चाहिए। तो इनकी पूरी कवायद ढाक के 3 पात होके रह जाएगी। अभी आप देखते रहिए। फिर ये विधानसभा में कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं और हम 24 में एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो देश की जनता, मुस्कान जी, इस चीज को कबूल करेगी कि आप 23 में विधवा विलाप कीजिए कि हम अलग हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, और 24 में आप कहिए कि नहीं हम मैरिड हैं, हम तो हनीमून के लिए जा रहे हैं। तो देश की जनता इसको स्वीकारेगी कि 23 में आप एक दूसरे के जानी दुश्मन और 24 में आप एक दूसरे के अभिन्न मित्र? ये सब चीजें जनता देख रही है, समझ रही है। इस सबके विरोध में एक मजबूत नेता खड़ा है नरेंद्र मोदी के रूप में। ठीक है जयकरण जी, जिन्होंने देश को विश्व गुरु बनाने का जो कसम खाई है। देखिए मुस्कान जी देखिए, वह साहब के पास कहने को और समझाने को, कुछ आंकड़ा देने को कुछ रह नहीं गया है। तो वह साहब की मजबूरी है क्योंकि उनके नेता ने कुछ किया ही नहीं है। मैं बार बार आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये हमेशा दलितों पिछड़ों की इस समय बात कर रहे हैं। कोई दलित सम्मेलन करने जा रहा है, कोई कुर्मी सम्मेलन करने जा रहा है। कल अभी एक डिबेट में मैं बैठा था तो उसमें कहा गया कि कुर्मियों को जुटाने के लिए पिछड़े वर्ग में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को उतार दिया है। माध्यम से पूछना चाहता हूँ और इनका जो मेन ग्रुप का संस्था है, जो अगुवा है, वो है संघ ने हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ काम करने का काम किया है, देश के खिलाफ करने का काम किया है। क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, वही उनके शिष्य जब राजनीति में उभरने का काम किया तो उन्होंने हमारे कुर्मी समाज में जन्मे मुख्यमंत्री केशु भाई पटेल को पटकनी देने का सोची और उनको नीचा दिखाते हुए, उनको हटाते हुए, तब उन्होंने उनको नीचा दिखाने के बाद अपने आप को विजयी माना और ताज पहनने का सिरे लेने का काम किया। वो भी कुर्मी समाज का बेटा था, नीतीश कुमार कुर्मी समाज के बेटा था। उनका डीएनए टेस्ट करने की बात मोदी ने कहा है। इन्हीं विनय कटियार जैसे महान नेता को इन्होंने आज एक बंद कमरे में बिठाने का काम कर दिया है। आज मैं आप उन लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुर्मी समाज का बेटा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसको जेल में डालने के लिए, सत्ता से उतारने के लिए मोदी साहब ने क्या से क्या नहीं किया। ईडी भेजा, सीबीआई भेजा, इनकम टैक्स भेजा, अनाप शनाप के उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया। यही है कुर्मी समाज का वोट लेना। पूरे देश के कुर्मियों ने आपको वोट दिया तो इसलिए नहीं दिया कि कुर्मी समाज के नेताओं को आप बेइज्जत करने का
काम करोगे, उनको राजनीति से किनारे करने का काम करोगे, जो अधिकारी है उनको बंद कमरे में बिठाने का काम करोगे, कोई चार्ज नहीं देने का काम करोगे। माननीय मोदी जी, इतना ही नहीं, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बना गुजरात में स्टेडियम का नाम बदल करके आपने जिंदे जिंदे रहते हुए अपने नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम करके वो काम किया है जो इस देश का कुर्मी समाज आपको माफ करने का काम नहीं करेगा। और आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में पूरे देश का कुर्मी मोदी जी आपकी खिलाफत करने जा रहा है। ठीक है वत्स साहब, ऐसे में अब मुद्दे पर एक बार फिर से आते हैं। चुनावी तैयारी किस प्रकार की है और चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौतियां आप मानते हैं? क्योंकि पिछली बार जब जनता ने जो जनमत दिया था वो तो कांग्रेस के पास था, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद आप की सरकार बन पाई। ऐसे में अब कितनी चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि मामला 50-50 लग रहा है? देखिए, हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं और जनता का जो भी फैसला होता है उसको हम सिरोधार्य करते हैं। आपको याद होगा, हम लोकसभा में 2 पे आ गए थे, हम 200-303 तक आ गए हैं। हम हारने वाले लोग नहीं है, हम बैठने वाले लोग नहीं है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम मजबूती से पार्टी का पक्ष रखेंगे, पार्टी की नीतियों को लोगों के सामने रखेंगे और जो भी जनता का फैसला होगा उसको सिरोधार करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे द्वारा किए गए कार्यों के कारण, हमारी नीतियों के कारण, हमारी सारकोई के कारण मध्य प्रदेश की जनता हमें तिवारा चौबारा प्रचंड बहुमत से स्थापित कराएगी। ठीक है वर्मा साहब। देखिए मुस्कान जी, कहने का काम करता हूँ प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, कि अगर जो देश जो खुशहाली के सरकार को उठाना पड़ेगा। ये किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, ये कह लीजिए कि आम जनता के विरोध में इन्होंने काम करने का काम किया है। इससे हमारा भला नहीं हो पाएगा। मुस्कान जी, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के आने के बाद एक बहुत बड़ा तबका को इन्होंने प्रताड़ना देने का काम किया, पिटवाने का काम किया, मारने का काम किया, उनके आरक्षण की समीक्षा करने की कोशिश की, समीक्षा का प्राइवेटीकरण करके उनके आरक्षण को खत्म करने का काम किया। इसलिए मैं चाहता हूँ इस देश की जनता की खुशहाली के लिए, इस देश के साफ सुथरा और सजा संवरा रहने के लिए देश की जनता से मेरा निवेदन है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। क्योंकि ये जो संघ की शाखा है भारतीय जनता पार्टी, काम ही है हमें 100 साल पीछे जिंदगी जीने पर मजबूर। देश का संघ की मानसिकता ही है कि इस देश की अर्थव्यवस्था का चंद लोगों के मुट्ठी में डाल देना और चंद लोगों तक इसके चाबुक हाथ में दे देना, बाकी सब भेड़ पकड़ियों की तरह चलता रहा है। जिस प्रकार से पहले की सरकारें, अंग्रेजों की सरकार ने, औरों के लोगों ने हमें देश को चलाने का काम किया, डांट मार सरकार करके सिर्फ उसी की सरकारें चलाना चाहते हैं। हमें ये अच्छे से रहना इनको पसंद नहीं है, किसानों की उन्नति इनको अच्छी नहीं लगती, गरीब अच्छा कपड़ा पहन ले तो फिर इनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस देश की जनता ने मन बनाया है कि अब मोदी सरकार को जाना ही होगा, क्योंकि देश के लिए जयकरण वर्मा के लिए नहीं, देश के लिए हित होगा कि मोदी सरकार का जाना देश के हित में होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने